सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में खटीमा स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। देखिए। सीएम धामी ने आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। खटीमा में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। ये जो खटीमा का गोलीकांड था, इसने मेरे जैसे अनेक युवाओं के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने हमें उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको ये भी संकल्प लेना होगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज मैं खटीमा वासियों को भी, राज्यवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सीएम धामी ने टनकपुर बनबसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए निवासियों को सहायता का आश्वासन भी दिया है। सीएम धामी ने बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात की, जिन्हें नाव से निकाला गया, और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो उत्तराखंड इन दिनों प्रकृति की मार से जूझ रहा है। प्राकृतिक आपदा इन दिनों उत्तराखंड में बाढ़ जो है वो देखा जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों से भी सीएम मुलाकात करते हुए इस दौरान नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया है। सीएम धामी ने मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश जनपदों के लिए जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए शासन और जनपद स्तरीय अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और 24/7 अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण राज्य के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में अत्यधिक बारिश के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं और आने वाले कुछ दिन और अधिक कठिन होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। भूस्खलन के जोखिम के कारण मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने और मैदानों में जलभराव की आशंका के मद्देनजर सभी सावधानी उपाय करने को कहा गया है। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन को राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से हर स्थिति पर नजर रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों और जिलों के प्रतिनिधियों और राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का आकलन करते और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। और वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस समय पूरे राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिस वजह से इस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद आपदा से पीड़ित है और ऐसे समय में हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हम मिलकर आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और इस समय हमारी जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनका भी हम प्रोत्साहन करें। हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुँचाई जाए। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी
एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मानसून की बारिश आसमानी आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें तालाब बन रही हैं। कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। जलभराव के कारण सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो गया था। सड़कों पर बने गड्ढे बारिश के कारण और खतरनाक हो गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून की बात कर लें तो यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी की अगर हम बात कर लें तो टिहरी में भी आने वाले दिनों को लेकर के भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल की बात कर लें तो नैनीताल में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी की अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट, साथ ही साथ अल्मोड़ा में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पिथौरागढ़ की अगर बात कर लें तो पिथौरागढ़ में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं चमोली, चंपावत और पौड़ी में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं लक्सर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने आमजन की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में जलस्तर काफ़ी बढ़ सकता है। खेत में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। तो बारिश ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई हैं। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लक्सर की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर सुबह से ही झमाझम बारिश और ऐसे में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुबह से ही लगातार ये बारिश हो रही है। बीजेपी विधायकों का मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला चल रहा है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावनाएं ये हैं कि पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार हो जाए, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कैबिनेट विस्तार को लेकर चुटकी लेते नजर आए हैं। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही अंगूर का गुच्छा दावेदारों के मुंह में गिराया गया तो वो सरकार की जड़ें खोदने में लग जाएंगे, फिर स्थिरता सरकार की खत्म हो जाएगी, इसीलिए विस्तार नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि संगठन के पद पहले बांटेंगे, इसीलिए अभी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और वक्त लगेगा। देखिए, मेरी तो कामना है कि जल्दी जो अंगूर का गुच्छा इन्होंने एक डंडे पर लटका रखा है ऊपर मुख्यमंत्री ने, वो ये जो भी आकांक्षी हैं उनके मुंह में गिर जाए, क्योंकि खाली पगलाए घूम रहे हो। लेकिन मुख्यमंत्री एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही मैंने अंगूर का गुच्छा इनके मुंह में गिराया तो ये फिर सरकार की जड़ें खोदने पर लग जाएंगे और फिर स्थिरता सरकार की खत्म हो जाएगी। तो स्थिरता के लिए अंगूर के डंडे को कभी नीचे ले आते हैं ताकि आशा बनी रहे जो उछल कूद कर रहे हैं, और फिर डंडे को जैसी कुछ स्थितियां आती हैं फिर डंडे को ऊपर कर देते हैं। इस बार भी वो उन्होंने, मुझे लग रहा है, फिर डंडा ऊपर करने की एक्सरसाइज पूरी कर दी है, कर रहे हैं, क्योंकि संगठन के पद पहले बटेंगे।
बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एकमत है और इसके चलते समय समय पर इसको लेकर चर्चा भी होती रही है। इसी क्रम में देहरादून में एक राष्ट्र एक चुनाव पर छात्र नेताओं ने चर्चा की। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि साल 1967 तक देश में एक चुनाव होते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए हर राज्यों के चुनाव को अलग कर दिया। इससे न सिर्फ धन की बर्बादी होती है बल्कि समय भी अधिक व्यर्थ होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर छात्र सम्मेलन था। देश में 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। इस क्रम को तोड़ने का काम 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ से किया। 67 की बजाय 72 में चुनाव होना था, 71 में चुनाव कराया अपने वर्चस्व से, और फिर 71 के बाद 76 में चुनाव होना चाहिए था। देश में आपातकाल थोप कर और चुनाव 77 में कराया, और तब से 58 सालों से देश के चुनाव का क्रम बिगड़ा हुआ। एक साथ चुनाव होने से रामनाथ कोविंद कमेटी जो इसके लिए बनी, इसमें सब दलों के लोग थे, उसका आकलन है कि चुनाव पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ का खर्च आता है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के छात्र नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन था, जहां पिथौरागढ़ जनपद के, चमोली जनपद का, अभी तक के छात्र संघों में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वो वर्तमान में पूर्व में भी, ऐसे सब लोग एक जागरण का काम किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के जागरण का भाव है। युवा हर आंदोलन का प्रेरक होता है, और मैं कह सकता हूँ आज की सेमिनार जिसमें श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सबका मार्गदर्शन किया, आज एक व्यवस्थित कार्यक्रम के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के अंदर भी युवा शक्ति एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रेरित होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राहत देने वाली खबर सामने आई। दरअसल अब तक राजधानी में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं मिला है। इससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, और इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब तक नगर क्षेत्र में किसी भी तरह का कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देहरादून में जो केस सामने आए हैं वे सामान्य प्रकृति के हैं, और अब तक हुई सभी जाँचों में किसी भी गंभीर या पुष्टि किए गए केस की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी स्रोतों के डाटा को एकत्र कर रहा है, और एपिडेमियोलॉजी यूनिट भी लगातार निगरानी कर रही है, और अगर भविष्य में कोई भी केस कंफर्म सामने आता है तो स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस के अंतर्गत पूरे जिले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जो है बर्ड फ्लू के कंफर्म केसेस हमारे क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। देहरादून क्षेत्र में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। यद्यपि बुखार के केसेस अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन वे जो है नॉर्मल फ्लू के केसेस हैं, और किसी भी प्रकार की जांच में अभी तक बर्ड फ्लू के केस की पुष्टि नहीं हुई है। इसके ऊपर फ्लू क्लिनिक्स वगैरह जैसे होते हैं, उसमें भी जो है सभी जगहों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस में, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि अभी किसी भी प्रकार के कहीं भी जिलेवार देहरादून में इस प्रकार का कोई भी केस जो है हम लोगों के संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। यदि ऐसा कोई भी केस आता है तो उसके बाद जो है गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है पूरे जो है जिले में जो है उस पर उत्तराखंड की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को एआई के माध्यम से संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस पहल का उद्देश्य आने वाली और वर्तमान पीढ़ियों को उनकी मातृभाषाओं से जोड़ना और उन्हें डिजिटल युग में जीवंत बनाना है। उत्तराखंड के जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भारद्वाज और एआई आर्किटेक्ट सच्चिदानंद सेमवाल ने कहा कि ये कार्य हमारी बोली भाषाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाली पीढ़ियां अब गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक और जेमिनी पर बोलने, लिखने और सीखने में सक्षम होंगी। उन्होंने इस परियोजना के महत्व और इसके लिए की जा रही तकनीकी तैयारियों पर विस्तृत जानकारी साझा की है। इस पहल के अंतर्गत भाषा और संस्कृति के विद्वानों के सहयोग से एक सुदृढ़ और प्रामाणिक डेटा सेट तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने में किया जाएगा। इस दिशा में पद्मश्री प्रीतम भारद्वाज अपनी जागर और रोहल सागर एकेडमी के माध्यम से भाषाई प्रामाणिकता और लोक संस्कृति का
योगदान सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल हम नई जनरेशन का वास्ते काम करना बहुत जरूरी है कि अगर हम AI मन कुछ पूछला तो बच्चा उठे गढ़वाली में जवाब मिल लो, कुमाऊनी में मिल लो, अपनी जौनसारी में मिल लो, अपनी भाषा में मातृभाषा में मिल लो, तो उनको रुझान बढ़ लो अपनी भाषा के प्रति। तो ये काम थे हम लोग अगर एकेडमी का माध्यम से जहाँ करना हो। सचिदानंद सेमाल जी एक आर्किटेक्ट जो पूरा इंजीनियरिंग जो है कि जो AI की इंजीनियरिंग वे दिखाला और ये बहुत अच्छा परिणाम हमारी पीढ़ी का वास्ता। बिल्कुल हम नई जनरेशन का वास्ता ये काम करना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन में जब हम देखते हैं, जैसे मेरी भी छोटी बच्ची है, तो जब वो AI से पूछ रही थी कि मुझे गढ़वाली में इस मैटर को कंटेंट को कन्वर्ट करके दो, तो वो AI गलत दे रहा था या फिर दे ही नहीं पा रहा था। तो उसने भी यही सेम क्वेश्चन करा था कि अगर हमारी लैंग्वेज में इतना वो है तो ये AI क्यों नहीं समझ रही। इसका मतलब अभी हमारी लैंग्वेज इस तरीके के प्लेटफॉर्म से अछूती है। और यही एक क्योंकि मेरी मातृभूमि है और इसी वजह से अंदर भी एक वो था कि हमने टेक्निकली इतनी भाषाओं के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी मातृभाषा के लिए किया जाए। और यही नई अपकमिंग जनरेशन्स के लिए एक बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज की जनरेशन। खानपुर के माडाबेला गांव में डेंगू के 2 मामले सामने आते ही खानपुर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल ही पीड़ित व्यक्तियों के घर पहुंची है। फिलहाल दोनों मामलों में मरीजों के हालात बेहतर बताई जा रही है। खानपुर चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि खानपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर लगातार जांच कराई जा रही है। डेंगू ही नहीं बल्कि वायरल आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग खानपुर पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। यहाँ में 2 पेशेंट आए हैं जो कि बाड़ाबेला आई थिंक गाँव में थे और उनके घर पे हमने टीम भेजी थी। कल वो टीम गई थी और पेशेंट रिकवर्ड है और अभी तक मेरे संज्ञान में कोई पॉजिटिव आया नहीं है। 2 के अलावा जैसे खानपुर मान लीजिए या चंदपुरी, माड़ाबेला में हमें 2 पेशेंट मिले हैं और हमारी तरफ से पूरी तैयारी, हमने डेंगू वार्ड बना रखा है, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और 24/7 हम लोग सेवा दे रहे हैं। हरिद्वार पुलिस लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है और इसी कड़ी में कोतवाली सिडकुल पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन को लेकर बड़ा अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना सिडकुल पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 125 मकानों का सत्यापन किया गया। इसमें 39 मकान मालिकों द्वारा अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया गया था। इस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिकों पर चालान की कार्रवाई करते हुए 3,90,000 रुपए के चालान काटे हैं। पुलिस टीम ने अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया और किराएदारों का सत्यापन कराने के साथ साथ बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। सोनप्रयाग मुनकटिया के पास बड़ा हादसा हो गया है। भारी बोल्डर गिरने से बोलेरो वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में 11 लोग सवार थे। सभी उत्तरकाशी जनपद के बताए जा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया के पास एक शटल सेवा पर पत्थर और बोल्डर गिरने पर कुछ यात्री घायल हैं। तो तत्काल मौके पर NDRF, SDRF, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जिसमें रेस्क्यू कार्य किया गया, जिससे कि प्राथमिक उपचार के लिए सोनप्रयाग लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित किया गया और 3 लोगों को गंभीर घायल बताया गया, जिससे कि तीनों को गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए तत्काल रेफर किया गया। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई।
काशीपुर के चामुंडा विहार कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और 21 कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बचना इतना आसान नहीं है। जैसे ही मामला थाने पहुंचा, पुलिस की टीम हरकत में आ गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार हुए बलदेव सिंह और सुरजीत कुमार का आपराधिक इतिहास भी किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं है। दोनों पहले भी कई बार चोरी और लूट के मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने चोरी किया पूरा सामान अब बरामद कर लिया है। रवि कृष्ण गर्ग जी ने एक कंप्लेन दी थी थाने में कि वो अपनी बेटी से मिलने हैदराबाद गए थे। यहीं चामुंडा विहार कॉलोनी में वो रहते हैं और जब वो वापस आए 28 तारीख को तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है और उनके घर में चोरी हुई है। इस सूचना पे तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारा चौकी प्रभारी भाकुनी और उनकी पूरी टीम, सुनील सुथेड़ी और जो हमारे एसएसआई अनिल जोशी हैं और एसओजी के लड़कों की एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया। तारीख को रवि कृष्ण गर्ग जी ने एक कंप्लेन। खानपुर क्षेत्र में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। आवारा कुत्तों से लोग इस कदर परेशान हैं कि अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। नल्लावाला गांव में आवारा कुत्ते ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया। 10 लोग एक साथ खानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ते के काटने से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। इन 15 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आवारा कुत्ते लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब खेतों में जाने से भी डरने लगे हैं। और मैं जंगल में लैट्रिन होने के लिए गया था तो मैं उधर से आ रहा था सड़क पे, इधर से कुत्ता जा रहा था। कुत्ते ने काटा तो मैं घर पे गया। घर पे जाके इंजेक्शन लगवाया, फिर कहने के ब्लॉक जाओ, ब्लॉक जाके अपना इलाज कराओ। तो मैं यहाँ इलाज कराने के लिए आया हूँ। आवारा ही था, काला कुत्ता था। अब 4-5 लोगों को काटा, एक बहू बैठी है और 3 बच्चे, एक मैं हूँ। अभी की मैं घटना बताऊं तो अभी तक मैंने 11 पेशेंट डॉग बाइट के पेशेंट देख लिए हैं, जिसमें से मैंने 11 को ARV फर्स्ट डोज लगवाई है। आप इससे आप गेस कर सकते हैं कि रोज कितने पेशेंट आते होंगे। और आवारा कुत्तों पे तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है। डॉग बाइट के केसेस बहुत बुरी तरह बढ़ रहे हैं। इस पे हम लोग को भी थोड़ा देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी की मैं घटना बताऊं तो। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रखिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।